सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण वर्ण विचार का अंतिम भाग 3 को पढ़ेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जो है उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो भी है हमारा, उन सबको जो है हम यहाँ पर विस्तृत तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला है, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण क्या है, इसे समझना बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चों को, इन सभी बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला है, तो जितने भी वर्ण हैं उन सभी का कोई ना कोई स्थान होता है। उन स्थानों के विषय में हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि यह वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं। तो इन सभी स्थानों को जो है हमें जो है अपने याद रखना है। हम सभी को जो है ये वर्ण याद होने चाहिए कि इनका स्थान क्या है। तो शुरू करते हैं। पहला है कंठ वर्ण। इसको जानने के लिए सबसे पहले संस्कृत के जो मैंने सूत्र भी लिखे हैं एक ब्रैकेट में, जिसमें जैसे हर वर्ण का, हर स्थान का एक संस्कृत सूत्र होगा, जो जिसे समझाने के लिए मैं जो हूँ, जो मेरे बच्चे हैं विद्यालय के, उन सभी बच्चों को मैं विद्यालय जब खोलेंगे तब मैं उसको विस्तृत तरीके से आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि क वर्ग को संस्कृत में कु कहा जाता है, च वर्ग को चु, ट वर्ग को तु, त वर्ग को तु और प वर्ग को पु। यानी कि पहले वर्ण में उ की मात्रा लगा देनी, तो इसका मतलब ये होता है कि वह उस वर्ग की बात कर रहा है। यानी कि कु चु टू तु पु, यानी कु यानी क वर्ग क ख ग घ ग, चु यानी च वर्ग च छ ज झ ञ, टू यानी ट वर्ग त ट ठ ड ढ न, तु यानी त वर्ग त थ द ध न, और पु यानी प वर्ग प फ ब भ म। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। तो पहला है कंठ्यवर्ण। कंठ्यवर्ण यानी कंठ से निकलने वाली ध्वनियां। वर्ण मैंने आपको बताया था, वर्ण को ध्वनि भी बोलते हैं, है ना। कंठ से निकलने वाली जो वर्ण है वो है अ, आ, क वर्ग। क वर्ग में पांचों वर्ण आ जाएंगे। ह और विसर्ग का जो उच्चारण किया जाता है, ये कंठ से किया जाता है। आप जो भी है इसका प्रैक्टिकली भी जब आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे अ का उच्चारण करेंगे तो कंठ से आवाज आ रही है, आ, क, ख, ग, घ, ग, इस तरह से क्या है, कंठ से आवाज आ रही है ह। तो ये कंठ के जो है कंठ जो कंठ वर्ण है वो कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं। आगे है दूसरा, इसका संस्कृत सूत्र है अकुह। यानी अ और अ में दोनों आते हैं, अ आ दोनों आते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर है एक ही। अक्कू यानी क वर्ग, ह यानी विसर्ग, विसर्जनीय, ह यानी वर्ण, ह वर्ण होता है, और विसर्जनीय जो होता है, संस्कृत में विसर्ग को विसर्जनीय बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये चारों देखो संस्कृत का सूत्र है, इसको याद कर लिया तो समझ लो हमें कंठ वर्ण याद हो गए। इसी तरह से आगे है तालव्य वर्ण, तालु वर्ण, यानी दांत के थोड़ा ऊपर जो भाग होता है हमारा, वो तालु वर्ण। जैसे च का उच्चारण करते हुए जहां पर हमारी जीभ छू रही है, जहाँ जिस स्थान को, वह कौन सा स्थान होता है? तालु स्थान। च का उच्चारण करते हुए जहाँ पर जीभ हमारी छू रही है, वह तालु वर्ण होता है, तालु स्थान होता है। ठीक है, तो इसका संस्कृत सूत्र है इचु यशानाम तालु। यानी ई वर्ण, ई में दोनों आ जाएंगे, लघु लघु ई, दीर्घ ई। चू यानी च वर्ग, चा छ ज झ य आ जाएगा और श आ जाएगा। तो ये संस्कृत सूत्र है। इसमें जो है क्या है, ई च वर्ग य श वर्ण। ये इसका क्या है, ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, है ना। आगे देखते हैं। आगे तीसरा है मूर्धन्य ध्वनि। मूर्धा ध्वनि जो है हमारी जो है, जो ट जहाँ पर से हम बोलते हैं, ट का उच्चारण जहाँ पर से करते हैं, तो ट बोलते हुए जहाँ पर जीभ हमारी छू रही है वह मूर्धा स्थान होता है। तो इसका संस्कृत सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, है ना। अब री यानी री आप पता है स्वर है, टू यानी ट वर्ग, र आ जाएगा, और जो मूर्धन्य शकार जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको मूर्धन्य शकार बोलते हैं, ऊपर वाला तालु शकार इसलिए बोलते हैं। तो इन स जो है हमारे श श, तो इनका जो है उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। यही चीज है कि हम जब श का उच्चारण करते हैं तो उस स्थान से ही उसका उच्चारण करना चाहिए, तभी हमारा जो है उच्चारण उच्चारण क्या होगा, शुद्ध होगा।
अगला है दंत्य वर्ण। दांत से बोल निकलने वाली जो ध्वनियां हैं जिसका सूत्र है रि तु ल सानाम दंता। ऋतु ल सानाम दंता, यानी हमारी क्या है संस्कृत है, रि वर्ण संस्कृत स्वर होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इतना ही ध्यान दीजिए कि री हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो री का यहाँ पे हिंदी में कोई महत्व है नहीं, ये संस्कृत का है। लेकिन तू यानी तौ वर्ग, लौ यानी लौ वर्ण और सौ वर्ण, ये हमारे दंत्य वर्ण है। ठीक है, आगे है ओष्ठ वर्ण। ओठ से निकलने वाली ध्वनि, ओठ में अब प का उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठ, ओठ जो है हमारे जो होंठ है वो दोनों चिपक रहे हैं। तो ऊ का भी आप उच्चारण करोगे तो हमारे जो होंठ है वो गोलाकार हो रहा है ना, ऊ। इसी तरह से ये जो है प वर्ग पूरा का पूरा ध्वनिया। उपपदमानीय वर्ग जो है संस्कृत में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण जो है जो हमारे क ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ट ड ढ न त त द द न प प ब भ, यानी जो पांचों वर्ग है कुछ टू टू पू, जो पांचों वर्ग हैं क च ट त प, जो पांच वर्ग हैं, इसका जो अंतिम वर्ण जो होते हैं, यानी क वर्ग का अंतिम वर्ण होता है ग, है ना। और यहाँ पे संस्कृत में तो उन्होंने इस तरह लिखा है यम गणनम, तो संस्कृत का सूत्र यम गणनम, यानी यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका। तो ये हम इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका का वर्ण माना जाता है। जैसे क वर्ग का ग, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न, प वर्ग का म, ये नासिका वर्ण होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब आपको पता है ग जो है क वर्ग में भी आता है, तो यानी कि वो कंठ स्थान भी है। य जो है तालु तालु वर्ण भी है। ण जो है मूर्धन्य वर्ण भी है। नौ जो है दंत्य वर्ण भी है। और म जो है ओष्ठ वर्ण भी है। परंतु जो है क्या है, वह जो है क्या है, देखो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात यह वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। यदि हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो नासिका का चुनाव सही माना जाएगा। ठीक है, अगर तो ये क्या है, ये पांचों वर्ण वैसे तो ये इनकी अपने वर्ग के साथ स्थान है, परंतु जो है इनका एक अलग स्थान भी है जो कि क्या है, नासिका। यही जो है हमारे जो है अनुस्वार होते हैं। ये पांच वर्ण क्या है, हमारे अनुस्वार हैं। जब विद्यालय खुलेंगे तो मैं इसको जो है आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अगला देखते हैं कंठ तालु, यानी कि दो स्थानों को छू करके एक साथ जब वर्ण बाहर आता है, हमारे मुख से बाहर निकलता है, तो वो वर्ण कौन सा है, ए और आई। कंठ तालु स्थान किसका है, कंठ तालु स्थान है ए दई, तो कंठ तालु ए और आई जो है कंठ तालु स्थान है, जिसमें जो है और ई को मिला करके ए बनता है। ठीक है, अगला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या है, कंठ और होठ का जहाँ पर वर्ण जो है वर्ग होता है, जो कंठ और ओठ का जो है स्थान है वह क्या है, कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। जैसे कि ओ और औ, और उ, औ स्थान कंठ का है, उ स्थान जो है होठ का है, तो यानी कि दोनों स्थानों को जो है दोनों को मिलकर के ओ वर्ण बनता है, इसलिए जो है इसको कंठस्थ बोलते हैं। ऐसे ही जो कंठ तालु था उसमें अ कंठ स्थान है और ई तालु स्थान है, इसलिए इसको कंठ तालु बोलते हैं। ठीक है, अंतिम जो है इसमें वो है दंत्योष्ठ, यानी दांत और ओठ का प्रयोग। दांत का वर्ण यहाँ पर जो है दांत, दंत वर्ण जो होगा हमारा वो दंतोष्ठ, व जो व का उच्चारण, आप व का उच्चारण करेंगे तो जो दांत है हमारे वो होठों को टच होंगे, व, तो जो दंत हैं वो हमारे होठ को छू रहे हैं, इसलिए जो है इसको दंत्योष्ठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये संस्कृत के सूत्र मैंने एक साथ लिखे हैं। ठीक है, इनको जो है आप नोट कर लेना अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। श्वास की मात्रा, अब श्वास की मात्रा यानी कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण के उच्चारण में जो है हमारा क्या है, व्यंजन है यहाँ पे। ठीक है, उस व्यंजन के उच्चारण में हमारी श्वास कितनी मात्रा में प्रयोग हो रही है, ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। ठीक है, जैसे क, क के उच्चारण में हमारी श्वास कितनी लग रही है। लेकिन अगर हम दूसरे वर्ण का उच्चारण करेंगे जैसे कि ग, ग के उच्चारण में नहीं, ख, ख में क्या है, हमारी जो श्वास है वो थोड़ा ज़्यादा लग रही है, ख ख, रही ना, है ना। ऐसे ही जो है च का उच्चारण में कम लग रही है, छ के उच्चारण में ज़्यादा लग रही है।
है ना। तो इसी तरह से हम इसको समझेंगे कि कौन सा वर्ण किस, ये दो प्रकार के होते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण, अल्प यानी थोड़ी मात्रा में प्राणवायु का बाहर आना, महाप्राण यानी थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्राणवायु का बाहर आना ही यहाँ पर श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन होते हैं। तो अल्प प्राण क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, कम मात्रा निकलती है मुख से वायु, वह अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। अब कौन कौन सी देखो, ये है इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के, वर्ग आपको बता रखा है मैंने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन, पहले तीसरे, जो क वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा है, क, तीसरा व्यंजन कौन सा है, ग, और पांचवा व्यंजन कौन सा है, ग। ऐसे च वर्ग का च, ज और य, ऐसे ट वर्ग का ट, ड, अण। तो ये क्या है, हमारे अल्प प्राण ध्वनियां हैं। अंतस्थ व्यंजन आपको बता रखे मैंने, य, र, ल, व। तो ये हमारे वो सारे वर्ण हैं जो क्या है, जो अल्प प्राण वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, दूसरा है महाप्राण। तो महाप्राण की परिभाषा यही है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, अल्प प्राण में कम होती है, महाप्राण में ज्यादा होती है, उसे उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन, तो दूसरा चौथा क वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या है, ख, और चौथा कौन सा है, घ। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे दूसरा और चौथा व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का। और जो है ऊष्म व्यंजन आपको बता रखा है, श, श, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ये वो सारे व्यंजन हैं, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे महाप्राण व्यंजन है। तो ये हमारी श्वास के आधार पर व्यंजन होते हैं। आप अगर इसकी परिभाषा को, और जो दूसरा पॉइंट जो है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ हो, दूसरा, चौथा या ऊष्म हो, ये याद रख लेंगे तो आपको कभी समझने में दिक्कत नहीं होगी। आगे जो है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है, देखिए पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन मैंने आपको बताए थे जब वर्णमाला वर्णों को जो शुरू में बताया था। तो स्पर्शी व्यंजन हमारे 25 हैं, यानी क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, इसमें जो है बीच में लिखा नहीं है च, छ, ज, ज, यहाँ लिखना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे च, छ, ज, ज यहाँ भी आना है, यानी कि क से लेकर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्ग जो है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आगे है संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन भी होते हैं, यानी जो संघर्ष, यानी जो संघर्ष करके बाहर आते हैं, यानी जो बहुत रगड़ करके जो है वो हर बहुत स्थानों को छू करके जो है, उस जिस स्थान का वर्ण है उस स्थानों को छू करके, यानी महाप्राण ध्वनियां जो हैं उनको भी देखिए, देखिए क्या है, श, श, स, ह, ख, फ, ज, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। आगे है स्पर्श संघर्षी, यानी कि स्पर्शी भी हों और संघर्षी भी हों, जैसे कि च, छ, ज, झ, ये हमारे स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक है, आगे है नासिक्य व्यंजन। नासिका के वर्ण मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ग, य, ण, न, म, है ना। आगे है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ल को हम पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। परीक्षा में, प्रतियोगिता की जो परीक्षा होती है उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। आगे है प्रकंपी व लुंठित व्यंजन, र। ठीक है, तो र को जो है प्रकंपी व लुंठित व्यंजन भी, क्योंकि र के उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो क्या है, लुढ़कती हुई निकल बाहर आती है और कांपती हुई बाहर आती है, तो उसको इसलिए प्रकंपी भी बोलते हैं। और लुंठित क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जैसे र का उच्चारण कर रहे हो तो जैसे लुढ़क रही हो वहाँ मुंह पर, है ना, लुढ़क रही हो, जैसे र, र, राम, इस तरह से क्या है कि ये रॉ जो है प्रकंपी व लुंठित व्यंजन होता है। अगला है उक्षिप्त व द्विगुण व्यंजन। ये मैंने इसको बताया था आपको कि जैसे ड होता है, ट, ठ, ड, ढ, तो वो तो ड, आप ट का उच्चारण करेंगे वैसे ड, ढ का उच्चारण भी करेंगे, लेकिन जो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं इसका उच्चारण ट वर्ग के समान नहीं होता है ना। जैसे आप एक उच्चारण करो, कि जैसे कि आप एक उच्चारण कर सकते हैं कि पढ़, पढ़,
पढ़, एक पढ़ उच्चारण करो, है ना। क्या उच्चारण करिए, पढ़। तो पढ़ जो है ढ, कैसा उच्चारण है, ढ के समान, पढ़। एक होता है पढ़, पढ़। तो जीभ क्या है, उसको हल्का सा उस स्थान, मूर्धा स्थान को हल्का सा छू करके बाहर आ रही है। तो क्या है, ये द्विगुण व्यंजन इसको बोलते हैं। इसको, ये जो है बाहर से आई हुई ध्वनियाँ जो होती थी ना हमारी आगत ध्वनियाँ, उन दोनों का मिक्स रूप है ये। ठीक है, ये जो है इसको जब अच्छे से, जब प्रैक्टिकली जब मैं विद्यालय में आपको पढ़ाऊंगा तब इसको समझेंगे। आगे है अर्धस्वर। अर्धस्वर हमारे य और व को जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज की वीडियो है ये इतनी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमारा जो ये वर्ण विचार पाठ है ये आज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।